गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिव शक्ति बाल सीनियर मान्य विद्यालय की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक, इसको संकुल यौगिक, जटिल यौगिक या संकर यौगिक कहा जाता है। उपसहसंयोजी यौगिक नाम से स्पष्ट है, देखो जिसके अंदर कौन सा बंध उपस्थित होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तथा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें इन यौगिकों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, संरचना वगैरह जो ये स्वाभाविकता है, जो इनका नामकरण है, जो भी अध्ययन किया जाए उस शाखा को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे विज्ञान की अलग शाखाएं होती है, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक शाखा है। तो वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या जिनमें इन यौगिकों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। हम जिसे पढ़ रहे हैं वो कौन सी केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर इसको पढ़ने से पहले आपको यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बताना चाहिए। यौगिक कितने प्रकार के 11th क्लास में आपको पढ़ रखा है वैसे, और सामान्य तो सबको पता है। यौगिक सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वर्गीकरण है ये किस आधार पर दिया गया है, बंध के आधार पर। कौन सा बॉन्ड किसमें उपस्थित है, बंध कौन सा। तो देखो सबसे पहले आयनिक यौगिक, नाम से पता चल रहा है आयनिक, जिसमें कौन बंध बनाते हैं, आयन। यहाँ पे बाहरी यौगिक आयनिक बंध, और आयनिक बंध के अंदर एक विशेष गुण है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आयनिक यौगिक के अंदर आयनों का निर्माण और आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो आयंस का निर्माण होता है। आयंस का निर्माण होने के कारण इससे विद्युत संयोजी बल भी कहा जाता है, विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखे अगर हम Na और Cl, NaCl एक साधारण डॉट एग्जांपल दे रखा है, NaCl और CaCl2। Na धातु है, Cl अधातु है। आयनिक बंध बनते समय हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ये इलेक्ट्रॉन दान करता है धातु, जैसे सामान्य आपको पता है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान। और उसी इलेक्ट्रॉन को दान किए गए तो वह धातु क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश। और जब दूसरा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश, नेगेटिव। तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1। इसी तरह Cl का 17 होता है, 2, 8 और 7। इसके बायटम कोष में 7 और इसके बायटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम अपने बायटम कोष में अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण। तो त्याग करने के कारण धनावेश और ग्रहण से ऋण आवेश का निर्माण। अब देखो यहाँ पे विपरीत आवेश है, प्रबल आकर्षण बल होगा, कौन सा आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसी कारण इसके अंदर बंध जो बनता है इसको विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। कोई भी परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या करता है तथा ग्रहण क्या करता है, कोई भी परमाणु धातु हो। तो बायटम कोष के अंदर आउटर साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8। और जो भी इजी हो वो चीज करेगा। जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना इजी पड़ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसको 1 ग्रहण करना इजी पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो दोनों से इसका क्या हो गया, पूर्ण। ये एग्जांपल था आपके आयनिक यौगिक। सेकंड जो यौगिक आते हैं वो होते हैं सहसंयोजक यौगिक। नाम से पता चल रहा है सहसंयोजक बंध, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं होगा, केवल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा। साझा सबको पता है, आपने पढ़ा है मैथ्स के अंदर कि साझे के अंदर जो भी लाभ होगा हानि होगा दोनों को होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं, इसमें आयन बने थे, इसमें आयन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, साझा। देखो Cl के बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसी Cl के बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों को आवश्यकता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देते हैं, साझा। और बायटम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। साझा में इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं तो दोनों का उस पर अधिकार होता है। अगर साझा में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड आता है, दो का हो रहा है तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझा करते हैं, ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, पूर्ण। साझा में
Cl बॉन्ड Cl। ये अधातु धातु के मध्य बनने वाले बंध होते हैं सहसंयोजी बंध। इसी तरह थर्ड जो है सहसंयोजी के अंदर देखो आप Cl2 HCl। HCl के अंदर H का द्विक गुण होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते इसमें, एक ही है, इसलिए या तो द्विक गुण हो या फिर अष्टक। थर्ड जो आता है लास्ट उप सहसंयोजी जो अपना चैप्टर है उसके अंदर क्या होगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का सहयोग होता है, लेकिन एक जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन दाता होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होगा जो पूरा ग्रहण करेगा, जैसे लुईस समुद्र क्षार वगैरह होता है। तो इस तरह का NH3 और BF3 बहुत ही फेमस एग्जांपल है। और इनके मध्य होता है नाइट्रोजन परमाणु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है दान। अभी तक जितने अपने पढ़े बॉन्ड वो इस तरह से प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके अंदर एक डोनेट करता है और एक क्या करता है रिसीव। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु, तो इसमें एरो का निशान नाइट्रोजन से किस और हो जाएगा परमाणु की। और जो नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह बोरॉन में भी तीन F जुड़े हैं, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया यहाँ पे साझा। अब बोरॉन के बारे में उसके अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, जबकि नाइट्रोजन के बारे में उसके अंदर 6 थे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर था जो इसने अष्टक को नाम पूर्ण कर दिया। इसमें एक शर्त ये भी है कि जिसको दाता परमाणु होगा तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए अष्टक पूर्ण करने के बाद, जबकि ग्राही परमाणु के पास उन इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए कमी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो दान पे है ये किसको दान कर देगा परमाणु, तो भी एरो का निशान नाइट्रोजन से परमाणु की तरफ होगा। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है लेकिन साझा भी हो रहा है, दोनों परमाणुओं का इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर समान अधिकार है, इसलिए इस तरह से एरो का निशान इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन चैप्टर यही है अपने उपसहयोगिक, जिसमें 5 से उपस्थित हो उप सहसंयोजक बंध, वे सभी यौगिक कौन से कहलाएंगे उप सहसंयोजक यौगिक। ये तो एक बेसिक नॉलेज था आपके कि यौगिकों के प्रकार कैसे होते हैं, आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, ये पता होना चाहिए तभी आप ये पढ़ पाओगे। इसके बाद अलग-अलग आयन जो होते हैं उसमें आते हैं आपके सॉल्ट, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना, वैसे 11 का टॉपिक ही है, कोई ऐसा हार्ड है नहीं, ये तो एक बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्ट, लवण। लवण कितने प्रकार के होते हैं, सारे अलग-अलग बुक्स के अंदर अलग-अलग आपके लवणों के वर्गीकरण दे रखा है, लेकिन सामान्यतः लवण जो होते हैं वह 2 प्रकार के लवण होते हैं। या तो लवण होगा सरल लवण जिसको अपन साधारण लवण भी कहते हैं, सेकंड जो है जिसको कहा जाता है योगात्मक, और अलग-अलग बुक में दे रखा है, अपनी बुक के अंदर 3 वर्गीकरण दे रखे हैं, लेकिन इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं साधारण लवण। साधारण लवण का मतलब देखो सिंपल, तो नाम से स्पष्ट है साधारण लवण, जिसमें एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक NaCl। अभी अपन ने कहा था आयनिक यौगिक के अंदर KCl है, K+ और Cl-, और भी अगर अपन CaSO4 Ca+2SO4 -2, ठीक है, और भी अगर है K2SO4, ये किसमें आता है सभी सरल लवण या साधारण लवण, जिनको जल में विलय करने पर डिसॉल्व करने पर अपने आयन में क्या हो जाएगा पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सेकंड जो आता है योगात्मक लवण, ये अपने इसी का टॉपिक है। योगात्मक लवण भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है अपने द्विक लवण, डबल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट। और सेकंड जो आता है इसको कहा जाता है संकुल लवण, संकुल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, जटिल या संकर। द्विक लवण के नाम से पता चलता है द्विक, अभी बड़ा होता है हाइड्रोजन अपना द्विक पूर्ण करता है। द्विक लवण अगर वो साधारण लवणों के जलीय विलयन को निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया जाए तथा उसका वाष्पीकरण करके वापस किससे बदला जाए क्रिस्टल, तो इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं द्विक लवण सॉल्ट। तो ये द्विक लवण होते हैं
ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन अगर जलीय विलयन में इनको बोला जाए, जलीय विलयन बनाया जाए तो ये आपका आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अब ये भी आयन का मतलब क्या है, जैसे इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, एक फिटकरी है K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। अब देखो यहाँ पे ये भी सरल लवण, ये भी सरल लवण, दो सरल लवणों को निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया जाए तो एक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसको फिटकरी या पोटाश जालम जिसको कहा जाता है। अगर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये क्या है, फिटकरी क्रिस्टल के रूप में होती है। अगर इसको वापस अपन किसने बोला, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो इसमें किस किस आयन पता हो जाएगा, कौन से आयन पता हो जाएंगे, देखो K+, ये K+ का परीक्षण देगा, फिर SO4-2 का देगा सल्फेट का, फिर Al+3, सभी अवयवी आयन जिनके अवयव से कंपोनेंट से बना है, सभी अवयवी आयन इसमें क्या हो जाएगा, विभक्त, सभी आयनों का ये क्या देगा, परीक्षण देगा। ठोस में तो ये क्या है, स्थायी, ठीक है, लेकिन जलीय विलयन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, पृथक, सभी आयनों का क्या कहते हैं, परीक्षण। इसका एग्जांपल एक फिटकरी हो गया। दूसरा अगर देखें अपन तो एक कार्बोनेट, इसका एग्जांपल ये है डबल सॉल्ट। और टाइट्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, कौन सा टाइट्रेशन के अंदर है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोल लवण। ये सभी क्या से लवण है, द्विक लवण। द्विक लवण के बाद तीसरा सेकंड जो आता है वर्गीकरण, वर्गीकरण ऐसे भी होता है सरल, द्विक और संकुल, लेकिन ये दोनों जो है किस कैटेगरी का है, योगात्मक, दो या दो से अधिक लवण मिला है। फिर आता है संकुल लवण, इसमें देखो इसमें और इसमें बहुत अंतर आएगा, दोनों योगात्मक ही है, ठीक है, डबल सॉल्ट के अंदर ही आते हैं दोनों भी, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये सभी आयनों का परीक्षण देता है वाटर के अंदर, K+SO4-2 और Al+3, इसके अंदर है इसलिए। और कार्बोनेट के अंदर कहें तो K+, Mg है, Cl है, ठीक है, FS के अंदर कहें तो Fe है, SO4 है, अमोनियम है। लेकिन संकुल लवण का K4, FeCN6, ये बहुत बार प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज में लिया पड़ा होगा सबने, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये संकुल लवण है। ध्यान रखना, जब ये बड़ा ब्रैकेट आ जाए, बड़ा कोष्ठक आ जाए, वो कौन से लवण होते हैं, संकुल, या कौन से कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो पहले ये ठोस अवस्था के अंदर भी क्या है, स्थायी है, ठीक है, लेकिन अगर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें अपन तो ये Fe और Cl का टेस्ट नहीं देगा, ये इसका आयन नहीं बनेगा, केवल दो तरह के आयन बनेंगे, K+ FeCl- का ऋण है, एक तो बना होगी K+ और एक क्या बन गया, FeCN6, ऊपर आ जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये धन आयन और ये ऋण आयन। अब अगर इसके अंदर अपन परीक्षण करें तो Fe और Cn का टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड का भी नहीं देगा और Fe का भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये संकुल आयन है। कुछ योगात्मक लवण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी क्रिया होती है, लिगेंड इस प्रकार क्रिया करते हैं, इस प्रकार बॉन्ड बनाते हैं कि ये पूर्णतः आयनिक नहीं होता। तो ध्यान रखना, दोनों के अंदर अंतर, मुख्य अंतर यही है कि द्विक लवण को जलीय विलयन में अगर बुलाया जाए, जलीय विलयन बनाया जाए तो ये अपने पूरे अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, लेकिन संकुल लवण नहीं होता। ये सभी आयनों का परीक्षण देता है, ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। द्विक लवण के अंदर सामान्यतः विद्युत सहयोजी बंध पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, K+ और माइनस, प्लस माइनस पढ़ने पड़ा था आपको आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन से बॉन्ड उपस्थित होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आगे पढ़ेंगे अपन लिगेंड वाला, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपस्थित होते हैं किसमें, संकुल में, जबकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है। ये इसके मध्य अंतर है, ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि द्विक लवण तथा संकुल लवण में कोई 2 अंतर, 3 अंतर, एक नंबर क्वेश्चन छोटा आता है। तो ये लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सरल लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। द्विक लवण के एग्जांपल 2-3 हैं जो एग्जाम आते हैं, एक नंबर का कि फिटकरी या पोटाश का फार्मूला लिखिए, कार्बोनेट का फार्मूला, या द्विक लवण के कोई 2 एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो इसके बाद अपन एक मेन जो अपना चैप्टर है संकुल लवण या कोऑर्डिनेशन
आएंगे और कभी भी नामकरण करते हैं अपन, आगे आएगा यूपीएससी नामकरण, तो उसके अंदर पहला भाग हमेशा धन है, दूसरा भाग हमेशा ऋण है। चाहे संकुल पहले वो भाग तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, धन है, और सेकंड होता है ऋण है। तो अपन देखिए यहाँ बता सकते हैं ये कौन सा है, आयन धन है, ये प्लस से होता है, और बाद में आने वाला कौन सा है, ऋण है। तो ये तो होगा आयन। दूसरा जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाला भाग है, हमेशा ये याद रखना, ये सभी एक जो पार्ट है भाग है, ये क्या कहलाता है, संकुल। ये तो आयन सिंपल हो गया। ये कौन सा आयन कहलाएगा आपके, संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन है, संकुल आयन। अब संकुल आयन तो बोल दिया, संकुल आयन के अंदर भी अलग-अलग भाग है, देखो Fe अलग है, CN6 अलग है, इसको क्या कहेंगे, तो Fe जो है सामान्यतः जो धातु होते हैं उसको यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन कहेंगे या केंद्रीय धातु परमाणु, सरल केंद्रीय धातु परमाणु कह सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। सामने अगर इसको पहचान लिया तो बाकी जितने भी अंदर है बड़े वाले कोष्ठक के अंदर वो सभी क्या कहलाएंगे, ध्यान रखना, लिगेंड। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड भी बड़ा है अपना टॉपिक, इसके प्रकार वगैरह बहुत सारे, इसको क्या कहेंगे अपन, लिगेंड। तो CN6 साइनाइड कितने जुड़े हुए हैं, 6, तो लिगेंड की संख्या कितनी होगी, 6। तो Fe केंद्रीय धातु परमाणु। अब इन दोनों का युग्म क्या कहलाता है, इसके लिए भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको हम क्या कहेंगे, ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, समन्वय मंडल। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आयन, फिर संकुल आयन, संकुल आयन के अंदर Fe और Cn। Fe क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु जो सामान्यतः मेटल्स होते हैं। फिर Cn क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। अब इन दोनों की परिभाषा भी आनी चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, समन्वय मंडल किसे कहते हैं। एक और इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं अपन उप सहसंयोजन संख्या, Cn, उप सहसंयोजन संख्या, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn। ये Cn अलग है, ये Cn अलग है, ये साइनाइड का है, ये Cn कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड्स जुड़े हैं, जितने एक तंतु लिगेंड जुड़े हैं, उनकी संख्या, उसकी क्या कहलाएगी, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे एक तंतु है, तीन तंतु है, ये आगे बढ़ेंगे तो लिगेंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ परिचय देख रहे हैं कैसा फॉर्मूला होता है, इसके बाद क्या क्या करना है। तो पहला भाग है, इसको आयनिक मंडल भी कहा जाता है, जिसके अंदर आयन होते हैं, वो कौन सा मंडल कहलाएगा, आयनिक। जैसे उधर अपन ने लिखा समन्वय मंडल, इसी तरह ये मंडल कौन सा हो जाएगा, आयनिक मंडल। ये समन्वय मंडल, ये जो बॉन्ड, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये क्या कहलाएगा, संकुल आयन। यहाँ पे ये धन आयन है, तो संकुल आयन कौन सा हो गया, सेकंड ऋण आयन। ठीक है, तो Fe मेटल, फिर Cn लिगेंड, फिर संकुल आयन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। समझ में, जितने एक तंतु लिगेंड जुड़े हैं, अगर अलग परिभाषा अपन करें तो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या वो ग्रहण करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों ग्रहण करता है, वही संख्या क्या कहलाएगी उसकी, Cn नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एक तंतु हो, दो तंतु दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, दो तंतु का दो, तीन तंतु का तीन, ये बता यूनिटी है, षट तंतु लिगेंड पॉलीडेंटेड एक साथ 6 बंध बनाता है। तो पहले तो अपन ये पढ़ रहे हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल किसको कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड दोनों आपस में क्रिया क्रियाबद्ध बनाकर जिस युग्म का निर्माण करते हैं, उस युग्म को अपन क्या कहेंगे, समन्वय मंडल। इस पे कोऑर्डिनेशन पे लिगेंड, लिगेंड किसे कहेंगे, तो ये देखो एक बार आप समझ जाओ, फिर एक एक की परिभाषा बता देता हूं आपको। ये वीडियो बहुत अच्छा आप देख रहे हैं, बुक के अंदर भी दे रखा है, बुक से पढ़ने की कोशिश करना, जितने ज्यादा बुक से पढ़ोगे उतना ही आपके कांसेप्ट क्लियर होगा। ये तो एक आइडिया है आपको समझाने के। तो देखो इसके बाद परिभाषा देखते हैं, एक एक की सबकी परिभाषा अलग है, सबके प्रकार भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है अपने केंद्रीय धातु परमाणु, किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु
आयन या परमाणु, ये आयन भी हो सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु किसे लेंगे, ये परिभाषा। तो केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, उसके अंदर FeCN और 6, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है आपके, Fe। ये पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी वाले सभी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक निकल हो जाएंगे। तो Fe केंद्रीय धातु परमाणु है आपके। तो इसको देख के हम परिभाषा बना सकते हैं कि वह परमाणु या आयन जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है तथा किसका निर्माण करते हैं, उपसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे अगर इसको सही तरह से लिखें तो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हो गया, फिर अब कितने सीएन जुड़े हुए हैं, 6 सीएन जुड़े हैं। और सभी बंध किस तरह बना रहे हैं, सब इसको देखो एरो का निशान आ रहा है। तो अभी अपन ने पढ़ा था पहले किस प्रकार का बंध है, उपसंयोजक बंध। और ये जो मंडल बनाते हैं चारों तरफ, इन्हीं मंडलों को क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को बॉन्ड से जुड़ा रहता है और जो मंडल का निर्माण करता है, इसको क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। इस तरीके से निर्माण होता है बंधों। तो पहला हो गया परिभाषा केंद्रीय धातु परमाणु। सेकंड जो आता है वो आता है अपने लिगेंड। हमने फॉर्मूला के अंदर देखा था लिगेंड, तो लिगेंड इसके अंदर लिगेंड कौन सा है, CN। कौन सा है ये, CN लिगेंड होते हैं। लिगेंड के वर्गीकरण अलग अलग है। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड वो स्पीशीज चाहे वो क्या हो, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, परमाणु अणु या फिर क्या हो, आयन। तो अपन ये कह सकते हैं वो स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दान करती है, डोनेट करती है तथा कौन से बंधों का निर्माण करती है, उपसंयोजक बंध तथा जुड़ जाती है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिगेंड। लिगेंड बहुत तरह के होते हैं, वर्गीकरण दो तरह से वर्गीकरण दिया रखा है इसका। सबसे पहला वर्गीकरण जो दिया है वो है आवेश के आधार पर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनायन ऋणायन तथा उदासीन। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। उदासीन तो इसलिए है कि इसमें कोई आवेश नहीं। तो आवेश के आधार पर सबसे पहले आता है धनायन, फिर सेकंड आता है ऋणायन और थर्ड जो होता है उदासीन। ये तीन प्रकार के लिगेंड आवेश के आधार पर बताए गए। आवेश का लिगेंड का परिभाषा आगे साथ में परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या बनाता है, उपसंयोजक बंध, उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड। इसको हिंदी में सहलग्नी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड यूज करते हैं। आवेश के आधार पर तीन वर्गीकरण दे रखा, तीन भागों में बांटा गया, धनायन ऋणायन और आपके उदासीन। अगर धनायन देखें तो NO+ है, ऋणायन देखें तो Cl- Br-, उदासीन देखें अगर तो H2O और NH3, और भी देखें अगर तो CO। ये CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, ठीक है। ये सारे आगे धनायन ऋणायन और उदासीन बुक में देखा, लिस्ट दे रखी है और याद करनी पड़ेगी क्योंकि आगे IUPAC नाम में कहते सब काम आएंगे। ये सब बुक के अंदर लिस्ट में दे रखा है। तो पहला तो आवेश के आधार पर और सेकंड अब जो आगे आएगा वो होगा धनतुकता के आधार पर। धनतुकता किसे कहते हैं, कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन, उसको अपन क्या कहेंगे, धनतुकता। तो धनतुकता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण इसका आता है धनतुकता के आधार पर। धनतुकता के आधार पर वर्गीकरण है लिगेंड। और इसके आधार वर्गीकरण कैसा है, सबसे पहले वर्गीकरण देखिए इसका, तो धनतुकता का आधार संख्या के रूप में होगा। तो पहला अपन देखते हैं एक धनतुक या एक धनतुर, मोनोपेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे अपन, एक धनतुक। देखो नाम से पता चल रहा है एक धनतुक लिगेंड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। मोनो एक धनतुक एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। इसका एग्जांपल देखो, Cn है, H2O है, NH3 है, ये सभी कितने हैं, एक धनतुक लिगेंड। Cl है, Br है, एक धनतुक एक बार में एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। सेकंड आता है द्विधनतुक लिगेंड। अब जैसे
जैसे एक पता है उसका बी भी पता हो जाएगा। कितने लिगेंड दान कितने एंजाइम को दान करेगा? 2। सबसे फेमस एग्जांपल EN एथिलीन डाइएमीन। ये सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला बहुत बार पूछ लेते हैं। CH2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड होता है एथिलीन हो जाता, एक बॉन्ड बढ़ता है तो 2 बॉन्ड नहीं बनते, तो यहाँ NH2 और इधर भी एक जुड़ जाएगा NH2। इसमें इलेक्ट्रॉन दान कब करेगा? जो अपन NH3 के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे एक ये नाइट्रोजन और एक ये, तो देखो एक साथ कितने बंद बना रहा है? 2। इसलिए नाम क्या है? द्विधातु लिगेंड। ये किलेट के करंट के अंदर क्या आएगा? किलेट भरे बनाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसका होता है C2O4 -2 ऑक्सलेट आएगा। ये भी क्या है? द्विधातु लिगेंड। एक साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? ये कॉम्बिनेशन 2। तो पहला एक धातु फिर द्विधातु। आगे और भी है, देखो इसका वर्गीकरण के अंदर प्रकार के बाद आता है तीसरा वर्गीकरण होता है त्रिधातु लिगेंड। त्रिधातु के अंदर आपको पता है ट्राइएमीन, डाइएथिलीन होगा लेकिन ट्राइएमीन, तो यहाँ पे ध्यान रखना ट्राइएमीन वाला एग्जांपल बुक में देख लो, बुक में सब है। फिर फोर्थ चतुर्धातु लिगेंड, इसके अंदर कितने एंगल हो जाएंगे? टेट्राएमीन। फिर पॉलीटेट्राएमीन लिगेंड आ जाता है। पॉलीटेट्राएमीन के अंदर सबसे फेमस बहुधातु लिगेंड, इसको कहा जाता है बहुधातु लिगेंड। बहुधातु लिगेंड का मतलब वो है वो से अधिक चाहे कितने ही हो, 4 5 6। तो बहुधातु लिगेंड के अंदर फेमस एग्जांपल है, वो बार-बार एग्जाम पूछा जाता है PDTA। ये पंचधातु की है और षटधातु की है। षटधातु का मतलब एक साथ ये कितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा? 6। तो 6 या दान किया, अगर यहाँ PDTA एक ही है तो 6 लिगेंड जो जाएगी, क्योंकि ये अकेला लिगेंड जो है कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। तो ADTA बहुधातु लिगेंड के अंदर आता है। इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं ADTA को षटधातु लिगेंड। हेक्साडेंटेट कितने बॉन्ड है? 6 एक साथ। तो इसकी ADTA की वैल्यू है अपने 2 तरह से होता है, -3 की होता है -4, अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग। तो ये था आपके लिगेंड का वर्गीकरण। केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, फिर लिगेंड हो गया, आयनिक मंडल, समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन संख्या। कौन संख्या कौन सी है? जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है कौन? केंद्रीय धातु परमाणु, उसको अपन क्या कहेंगे? CN कोई भी। फिर ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, ध्यान रखना सभी लिगेंडों के नाम, क्योंकि आगे अपन IUPAC पद्धति पढ़ेंगे। IUPAC नाम कैसा होता है वो, ठीक है। कुछ उदाहरण दे रखी है जिसके अंदर आता है द्विधातु लिगेंड। जैसे अपन द्विधातु पढ़ा, उसी तरह एक परिभाषा आती है जिसके अंदर है द्विधातु लिगेंड। द्विधातु लिगेंड सामान्यतः एक धातु लिगेंड ही होता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें अपन CnNO2। द्विधातु लिगेंड की परिभाषा क्या है? कि वे एक धातु लिगेंड जो दोनों तरफ से बंध बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर कार्बन बनाता है तो N भी बना सकता है, ना में N बनाता है तो O भी बना सकता है, लेकिन एक ही समय में कौन बंध बनाएगा? एक ही परमाणु बंध बनाएगा। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें M क्या है? मेटल, इसके साथ बंध कौन बनाता है? L क्या है? लिगेंड। कौन सा बंध बन रहा है? उपसंहरण से। ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें L की जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? CN। इसका मतलब यहाँ पे कौन बंध बना रहा है? कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा? साइनो। लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर बंध बना है M और NC हो जाए, यहाँ पे कौन बंध बना रहा है? N। तो ये साइनो की जगह पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो। तो दोनों तरफ से बंध बना सकता है, लेकिन एक समय में केवल कितने बंध बनाएगा? एक ही बनाएगा। या तो C से जुड़ेगा केंद्रीय धातु परमाणु, या क्या जुड़ेगा? N से। इसमें ये भी है नाइट्राइटो, ठीक है, थायोसाइनेटो वगैरह वो भी है। तो एग्जांपल याद करना आपको, ये एक धातु लिगेंड के अंदर जाती है। कुछ परिभाषा दी गई एग्जाम में आता है, वो धातु लिगेंड कैसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए तो आप
परिभाषा देके ये एग्जांपल बताना इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो आता है मतलब लिगेंड के बाद एक परिभाषा जो आती है बार-बार एग्जाम में आया हुआ है, फिलेट लिगेंड। फिलेट लिगेंड कहा जाता है, इसको चिलेट भी कहते हैं, फिलेट लिगेंड। फिलेट कहते हैं वलय, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं। जैसे इसके अंदर कौन से लिगेंड आते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म जो ज्यादा दान करे उसको कहेंगे। जैसे कौन सा हो गया द्विधातु लिगेंड लेते हैं EN, जैसे एग्जांपल है अगर Cu En2 और +2 चार्ज, कितने लिगेंड जुड़े रहे? ये EN किस प्रकार का लिगेंड है? लिगेंडों के प्रकार और वर्गीकरण याद होना चाहिए। EN किस प्रकार का द्विधातु लिगेंड, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु Cu, EN क्या है? लिगेंड। लिगेंड के अंदर भी कौन सा टाइप है? द्विधातु, मतलब एक साथ कितने बंध बनाएगा? 2, और इसका आगे सदा संग फिर कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो यहां पे अगर Cn नंबर देखा जाएगा इसकी, Cn नंबर कितना होगा इसका? 4। ये भी अगर नेक्स्ट करेंगे Cn नंबर कैसे देखते हैं। तो इसके अंदर देखो Cu क्या है? वलय। अगर इसको अपन अच्छी तरह से देखें तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा हो गया? Cu। फिर इसके साथ कौन बंध बनाएगा? NH2, ये यहाँ पे CH, ये भी CH, और वापस इसके साथ क्या रहेगा? NH2, ये भी बंध बनाएगा, ठीक है। ये 2 2। अब देखो सेकंड इधर दो जुड़े हुए हैं, एक ही अंदर हाइब्रिड है, दो जुड़े हुए हैं NH2, फिर CH2 फिर NH2, ये भी बंध बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन। तो देखो एक तरह से यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? वलय। जितनी ज्यादा वलय होगी, बड़ी वलय होगी, उतना ये क्या होगा? स्थायी होगा। इसलिए किसका निर्माण होगा? फिलेट वलय, एक वलय का निर्माण होगा। और ज्यादातर इसके अंदर द्विधातु या उससे ज्यादा वाले जो होंगे लिगेंड वही इसके अंदर उपयोगी होंगे। तो ये आपने इनका एग्जांपल दिया, आगे और दे सकते हैं ट्राई का, टेट्रा का, हेक्सा का, ठीक है। तो ये क्या है? फिलेट लिगेंड। फिलेट लिगेंड किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले या धातु परमाणु हो तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, जो उस यौगिक को क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। जितनी ज्यादा वलय होगी उतनी ज्यादा क्या होगा? कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसका फॉर्मूला है। फिलेट लिगेंड का भी परिभाषा आती है एग्जाम में, उभयधातु लिगेंड का भी आता है। इसके बाद आता है Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एग्जांपल देखना, आप इसके अंदर और भी एग्जांपल दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके डेफिनेशन आती है उपसंयोजन संख्या, Cn नंबर। Cn एक तो साइनों का था सिंबल, और एक है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। नेक्स्ट जो आती है आपके उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको Cn से प्रदर्शित करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की परिभाषा क्या है? अगर हम कोई एग्जांपल देखें FeCN6, पहले के बारे में नहीं देख रखा था लर्निंग क्लास के अंदर। Cn होता किसका? Fe का मतलब मेटल। केंद्रीय धातु परमाणु की Cn संख्या कितनी? M मेटल। तो यहाँ पे Fe इसकी Cn संख्या कितनी है? तो पूरा लिखे अगर K4, तो इसकी Fe के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2। Fe+2 की Cn संख्या, Cn कितना होगा? पार्टिकल नंबर कितनी होगी इसकी? तो देखो Cn बताया था मैंने आपको कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने एक धातु लिगेंड जुड़े हो, जितनी संख्या जुड़ी हो, उतनी उसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके टाइप पर निर्भर करेगा। एक धातु कहते हैं एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो 6 बंध बन रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6। अगर द्विधातु लिगेंड होता En, तो En यहाँ पे कितनी होगी? 3, क्योंकि इसकी 6 होगी सोने संख्या। सोने संख्या की संख्या जो
जुड़ा होता तो 6 कभी होते 3 ही होते, क्योंकि एक कितने बंद बना रहा 2, तो 2 2 4 2 6 3 ही जुड़ते। यूटिलिटी है तो एक तो अकेला ही जुड़ता, क्योंकि एक साथ कितने बंद बना रहे 6 बना रहे। यहाँ पे देखो 6, इसकी सीएन कितने हो गए 6। अगर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है NiCO4, तो CO जो है एक लिगेंड है। अब यहाँ पे देखें अगर Ni की CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Ni का, CO एक लिगेंड है कितने जुड़े हुए हैं 4, तो कितनी होगी इसकी 4। अगर नेक्स्ट अगर देखिए अपन कॉपर वाला देखा था अभी En और 2, जो अपने किलेट के अंदर देखा +2, यहाँ पे Cu+2 कॉपर Cu+2 की Cn कितनी हो जाएगी Cn, आप देख के बताना एग्जाम, अगर बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। Cu En, अब ये यहाँ पे एक तंतु लिगेंड नहीं है, कितने लिगेंड है, 3 तंतु लिगेंड है। कौन सा है 3 तंतु, एक साथ 2 बना रहा है और 2 जुड़ा हुआ संख्या में 2 है और 2 बना रहा है, 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, तो Cn संख्या कितनी होगी इसकी 4। तो इस तरह से लिगेंड के प्रकार पर निर्भर करेगा उसकी Cn कितनी होगी। केंद्रीय धातु कणों के साथ जितने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे कितने ग्रहण किए 6, तो कितनी होगी इसकी 6। यहाँ पे कितने ग्रहण किया, 4 ग्रहण किया तो इसकी 4। यहाँ पे 2 ग्रहण नहीं किया क्योंकि अकेला ये 2 दे रहा है, तो 2 हो गए तो कितने हो गए 4। तो यहाँ पे En और यहाँ पे अगर चेंज कर रहे हैं Cn ने करके अपन क्या कर रहे हैं En यहाँ नीचे 6 नहीं होगा और कितने हो जाएंगे 3, तो अभी Cn कितनी रहेगी 6 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये अकेला क्या है द्वितंतु लिगेंड 3 बार जुड़ रहा है, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6। तो ये है आपके उप सहसंयोजन संख्या। तो ये शब्दावली भी आपके किलेट वाला हो गया, उभयतंतु हो गया, सहसंयोजन संख्या हो गई, आयनिक मंडल आपने पढ़ लिया, संघनन मंडल पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन IUPAC से नाम करेंगे, आगे समायोजन करेंगे। नामकरण से मैंने जाना था सभी मेटल्स के नाम, सभी लिगेंड के नाम और सबके आवेश, सबकी संयोजन संख्या, CN नंबर वगैरह सब याद होने चाहिए, नहीं तो आपको नामकरण बहुत प्रॉब्लम है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो परिभाषा और दे रखी है, जो इसके अंदर लिगेंड के रूप में दिया है कि जैसे उभयतंतु लिगेंड था उसी तरह एकतंतु लिगेंड को बताया था PDT के अंदर बहुत सारी परिभाषा आती है। जैसे PDT एग्जांपल किसका, यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है कि एक षटतंतु लिगेंड का एग्जांपल है। षटतंतु लिगेंड आपको याद होना चाहिए कौन सा है PDT, और PDT की संरचना आनी चाहिए आप एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। डाइएमीन सबसे पहले एथिलीन डाइएमीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है एथिलीन, एक और हटा 2 और नहीं बने, दोनों क्या हो गया NH2 और इधर भी क्या हो गया NH। अब एथिलीन डाइएमीन हो गया टेट्रा एसीटेट। अब टेट्रा एसीटेट में 4 एसीटेट जुड़ेंगे, ये 2 इधर एक साइड में, 2 इधर भी एक साइड में। षटतंतु लिखने के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला देख रहे थे, तो एथिलीन के लिए फिर डाइएमीन, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड नहीं बनेंगे डाइएमीन। इसके बाद टेट्रा एसीटेट के अंदर 4 एसीटेट जुड़ेंगे। इसी तरह इधर भी 2 एसीटेट का है CH2C डबल बॉन्ड O ऊपर माइनस, इसी तरह CH2C डबल बॉन्ड O। इसमें जो है आपके षटतंतु लिगेंड का मतलब क्या होगा 6 धातु परमाणु। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन 2 और टेट्रा एसीटेट टेट्रा 4, 2 इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन, हमेशा एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है। तो 1 2 इधर भी 2 4 इधर 6, तो एक साथ ये कितने बंध बनाएगा 6। तो यदि किसी मेटल के साथ अकेला जुड़ा हुआ है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। इसलिए षटतंतु लिगेंड कभी
कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सर्वप्रथम लिगेंड का उदाहरण, नाम या फिर इसकी संरचना बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। कितने ये लिगेंड दान, कितने लिगेंड दान करता है, इसके ऊपर कभी चार्ज भी दे देते हैं, -3 या -4, इस संख्या वगैरह पूछ लेते हैं। तो वो आगे आपको क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखेंगे। एडीटीए का फॉर्मूला, संरचना, स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए। ये क्या है, ये षटतंतु में है, पंचतंतु भी आता है, इसके अंदर एक ही जुड़ा हुआ है, 4 ही जुड़े होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आगे नामकरण करेंगे संकुल यौगिकों का। और संकुल आयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, धन आयन, ऋण आयन और उदासीन। एक एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। देखो एक संकुल आयन जो होते हैं, संकुल आयन का वर्गीकरण ये है, संकुल आयन जो कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। फर्स्ट होगा धनायनिक। धनायनिक का मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था अभी, अगर FeCN6 ये पहले आ जाए और बाद में CN4 जोड़ दिया और बाद में आ गया Cl2, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, धनायनिक। अगर इसके ऊपर कोई भी आयन नहीं है इधर और उधर, तो कौन सा हो जाएगा, उदासीन। जैसे एग्जांपल, इसके ऊपर आपने +2 कर दिया 6 करके, या फिर यहाँ पे H2O उदासीन कर दिया, H2O6, अब ये क्या हो गया, +2। ये कौन सा हो गया, धनायनिक। सिंपल करते हैं, नामकरण करेंगे तो अलग अलग प्रकार के आएंगे। फिर अगर अपन ऋणायनिक करें तो इसी के अंदर FeCN6 जो था, इसके ऊपर चार्ज आ गया -4, आंशिक आयनिक होता है। ये कौन सा हो गया, ऋणायनिक। ये तो कौन सा हो गया आपके, धनायनिक। ये कौन सा हो गया, ऋणायनिक। 3 प्रकार के होंगे आपके आयन। और तीसरा जो होगा वो होगा आपके उदासीन, NiCO4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन किस प्रकार का हो गया, उदासीन, ठीक है। ये उदासीन संकुल 3 प्रकार के संकुल होते हैं। इसके आगे नेक्स्ट अपन नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण। तो इससे पहले आप सभी लिगेंड, सभी परिभाषाएं, सभी टर्मिनोलॉजी, फॉर्मूला, आवेश सब याद करेंगे, तभी आगे आपका नामकरण सही होगा। नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बार-बार समझने के लिए। सभी लिगेंड के जो पुराने नाम है और जो लिगेंड के रूप में नाम लिखेंगे वो भी आपको याद करना पड़ेगा। वैसे एक एक करके आपको बताएंगे यहाँ, लेकिन फिर भी आपको याद करके आना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका IUPAC नामकरण करेंगे। धन्यवाद।